हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लास्ट जो मैंने करवाया था लास्ट लेक्चर नंबर 44 उसको आपने ध्यान से देखा होगा। उसमें ऑल तो कोई क्वेश्चंस नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट, हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं है जो एग्जाम में आएंगे, या अगर हम देखें हमारे इंस्टीट्यूट के सिलेबस के हिसाब से भी वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन जो हमें आज करना है, जब आप उस को देखेंगे, जब आज का लेक्चर पूरा देखेंगे तो आप ये चीज अप्रिशिएट करेंगे कि हमें वो पूरी डिस्कशन क्यों करनी पड़ी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा ये दूसरा लेक्चर है डिफरेंशियल कैलकुलस का। शुरू करते हैं। वो बहुत ध्यान से देखेंगे, जो हमने कल पढ़ा है उसी को मैं बिल्ड अप करके उसी की कंटिन्यूएशन में ये सारा सीक्वेंस चलेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक, फटाफट फटाफट हम एक बार रिपीट करते हैं कि हमने क्या किया था। हमने किया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और मैं f ऑफ a मेरे पास इनडिटरमिनेट है या कोई ऐसी फॉर्म आ रही है जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे मैथमेटिक्स में, तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम f ऑफ x पे लिमिटिंग वैल्यूज ले। किस तरीके से हम देखेंगे, क्या अगर x अप्रोच करेगा a को पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से, हमने कल पूरा डिस्कशन किया हुआ है। तो हम देखते हैं क्या ये कोई लिमिटिंग वैल्यू पे फंक्शन जा रही है कि नहीं। अगर जा रही है तो हम लिखते हैं लिमिट ऑफ दिस फंक्शन x टेंड्स टू a। ठीक है, तो दिस अप्रोचेस टू सम नंबर, और उस नंबर को हम कहते हैं इस फंक्शन की लिमिट। फिर हमने लिमिट्स निकाले कुछ फंक्शंस की। हमने ये पढ़ा कि लिमिट्स की यूटिलिटी कहाँ पे होती है, हमने देखा लिमिट से हम बहुत सारे मैथमेटिकल पैराडॉक्सेस सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड का कांसेप्ट मैंने समझाया था आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरेज स्पीड। ये सब चीजें हमने की हुई थी। ठीक है, अब आज जो हम इसी चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने कंटिन्यूटी पढ़ी, इसके अलावा हमने कंटिन्यूटी भी पढ़ी थी, और ये चीज भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कंटिन्यूटी हमने क्यों पढ़ी थी, बिकॉज फाइनली डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन आप कंटिन्यूअस फंक्शंस पे ही ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे। अभी जो हमें शुरू करना है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये हमें शुरू करना है। ठीक है, इसके साथ बहुत सारी टर्म्स और जुड़ी होती है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, ये हम कभी इसमें पढ़ते हैं। कभी हम ऐसे टर्मिनोलॉजी लिखते हैं, बहुत देखा होगा ये। कभी लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x ओवर x। ठीक है, यहाँ पे ध्यान की डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड नहीं है, डिनोट करने का तरीका है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y ओवर x, और यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ x ओवर x। ठीक है, डी, ये डिवाइड नहीं है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हम पढ़ेंगे सारा ये क्या चीज है। या हम इसको लिखते हैं f डैश x। ठीक है, इनवर्स के टाइम ऐसे लिखवाया था, यहाँ पे ऐसे लिखते, ये भी डिनोट करता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखते हैं कि क्या होता है ये लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके। ठीक है, सबसे पहले हम इस सारे पार्ट को कैलकुलस बोलते हैं, तो पता होगा, आपको बताया है कैलकुलस क्यों बोलते हैं, बिकॉज कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। ठीक है, कल मैंने आपके साथ जो दो एग्जांपल्स शेयर की थी, जो लास्ट पे शेयर की थी, एक तो मैंने कहा था कि अगर हम एक स्टोन को ऊपर से फॉल करवाते हैं, और मैंने एक एग्जांपल दी थी जो डिस्टेंस वाली थी। दोनों केसेस में क्या हो रहा था, देयर वाज चेंज वाज इन्वॉल्व। ठीक है, ठीक है, तो चेंज कोई मेरा एलिमेंट जो है, मेरी स्पीड वहां पे एक्सेलरेशन में वहां पे चेंज हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशंस में हम कैलकुलस का सहारा लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं अपने कुछ रिजल्ट्स डिराइव करने के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होती है और कैसे हम बेसिक डिफरेंशिएशन करते हैं।
मैंने दो प्लेन बनाए, और मैं दो लीनियर फंक्शंस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अभी तक आपको ये चीज पता होगी कि एफ ऑफ एक्स का हम ग्राफ बना सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है बेसिकली, अगर मैं एक्स को कोई वैल्यू दूंगा तो एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू निकालेगा। ठीक है, अब मैंने एक बनाया लीनियर फंक्शन ये, और एक बनाया ये। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दो ग्राफ्स में, मेरे पास दो ग्राफ्स है, ठीक है, ये मेरे पास दो ग्राफ्स है, इन दो ग्राफ्स में बहुत ध्यान से देखेंगे, इन दो ग्राफ्स में कुछ आपको डिफरेंट लग रहा है। अब मैथमेटिक्स छोड़िए, आप कैलकुलस छोड़िए, मुझे बस जस्ट नेक्ड आई से देख के बताइए, इन दो ग्राफ्स में कुछ डिफरेंट है क्या? इन दो ग्राफ्स में कुछ डिफरेंट है, दो लीनियर ग्राफ्स है। आप अगर यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे हैं तो दोनों लीनियर ग्राफ्स है, तो दोनों की जो इक्वेशन फॉर्म होगी, अगर उसको बनाना चाहे तो वो होगी ए एक्स प्लस बी, जर्नल फॉर्म। ठीक है, प्लस माइनस वाली चीजें इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज प्लस अल्टीमेटली माइनस में कन्वर्ट हो सकता है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फाइन। तो इन दो ग्राफ्स में कुछ डिफरेंट है। अगर हम नेक्ड आई से इसको देख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या पता लग रहा है कि इन दो ग्राफ्स में, जो दो ग्राफ्स है, इन दो ग्राफ्स में कोई चीज है, कोई चीज है जो डिफरेंट है, जिसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमने डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहते हैं इन दो ग्राफ्स में। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो हम बोल सकते हैं जो इंक्लिनेशन है, जो इंक्लाइन है, एक ग्राफ में बहुत ज्यादा है और इसमें कम है। सपोज आप प्रिज्यूम करो कि ये जो ग्राफ्स है, सपोज अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए सिंप्लीफाई करूं, ये दोनों जो है, ये एक माउंटेन की चढ़ाई है और ये एक माउंटेन की चढ़ाई है। ठीक है, प्रिज्यूम करने के लिए जो मैं आपको डिफरेंट क्या है। अब आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन सा माउंटेन टॉप चढ़ना इजी होगा, दिस और दिस। आंसर विल बी दिस, ये इजी होगा, easy to climb and this will be difficult to climb। तो इसका मतलब ऑल्दो दोनों स्ट्रेट लाइंस है, ऑल्दो दोनों स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, बट दोनों में मैथमेटिकली कुछ डिफरेंस है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, जो जो डिफरेंस हमें दिख रहा है इसको मैथमेटिकली लिखना चाहो तो ये मेजर ऑफ स्टीपनेस, मेजर ऑफ स्टीपनेस। ठीक है, मेजर ऑफ स्टीपनेस, और इसको हम मैथमेटिकली कहते हैं स्लोप। एक और नाम है ग्रेडियंट, इसको हम मैथमेटिकली कहते हैं स्लोप। तो जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन दो लाइंस में कुछ डिफरेंस है जो हम नेकेड आई से देख पा रहे हैं, मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो है दोनों का स्लोप डिफरेंट है। मैथमेटिकली दोनों का स्लोप डिफरेंट है। अब स्लोप क्या चीज होती है, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं? जब मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ाया था, वहां पे मैंने कुछ टच किया था इस पार्ट पे, बट इसको मैं एट डेप्थ मैंने नहीं करवाया था वहां पे, बिकॉज वो हमारे कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो जाता। यहाँ पे हमें एट लेंथ इसको समझना है कि स्लोप क्या होता है। अभी आप इसको एनालाइज कर पा रहे हैं कि दोनों लाइंस जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट है मतलब इनका स्लोप डिफरेंट है। इसी स्लोप को हम बोलते हैं मेजर ऑफ स्टीपनेस। ठीक है, ये मेरे पास होती है मेजर ऑफ स्टीपनेस। अब इस स्लोप को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कह सकते हैं स्लोप ज्यादा है या कम है? मैं वापस आऊंगा ये दो लाइंस पे। एक लाइन मैंने ऐसे बनाई थी और एक लाइन मैंने ऐसे बनाई थी। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों का स्लोप डिफरेंट है, तो कैसे हम इन दोनों के स्लोप को निकालते हैं, स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने कहा था कि अगर मैं इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूं, y इज इक्वल टू mx प्लस बी, याद होगा आपको, ठीक है, या ax प्लस बी ऐसा कुछ लिखवाया था, तो ये m जो होता है ये स्लोप होता है। ठीक है, वो चीज यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या चीज थी वो जो हमने इक्वेशन में पढ़ी थी। ठीक है, स्लोप ऑफ द इक्वेशन। और हमने कहा था कि अगर स्लोप ऑफ द इक्वेशंस सेम होगा एक पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो वो लाइंस अपने पास पैरेलल होंगी।
अगर कांस्टेंट भी सेम होगा तो वो लाइंस आपस में कोइंसाइड करेगी, फिर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये चीज हमने वहां पे पढ़ी थी। अब देखिए कैसे स्लोप हम निकालते हैं, इमेज ऑफ स्टीपनेस हम कैसे निकालते हैं। आपको ये पता है कि x है, ये y है, ये x है, ये y है, पता है आपको। अब आप क्या करेंगे, सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली 2, ठीक है, और मैंने x की वैल्यू ले ली 3, सेम यहां पे भी करूंगा, पर यहां देखते हैं। तो अब आपको पता है ये x है तो ये f ऑफ x है, तो जो f ऑफ x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू पर डिपेंडेंट होगी। ये चीज हमने बहुत टाइम से करते आ रहे हैं कि फंक्शन का मतलब ही होता है कि मैं कुछ इनपुट दूं मेरे पास कुछ आउटपुट आएगा। तो इस 2 पे मेरे पास कुछ आएगा आउटपुट, यानी इस 2 पे जब मैं f ऑफ x की तो वो कुछ होगा मेरे पास, से ये वहां पे मेरे पास कुछ होगा। सिमिलरली इसमें 3 पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 पे कुछ वैल्यू है, 3 पे कुछ वैल्यू है। अब मुझे अगर मेजर ऑफ स्टीपनेस निकालना है, मेजर ऑफ स्टीपनेस, तो मैं क्या करूंगा, सपोज दिस इज y1 सपोज एंड दिस इज y2, और ये मेरे पास x1 है, x2 है, मैंने टुवर्ड्स एग्जांपल के लिए लिया। तो अब मैं आपको बोलूंगा मेजर ऑफ स्टीपनेस निकालो, ठीक है। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, आप सिंपली क्या बोलेंगे मेरे पास, ठीक है, ये जो पूरा यहां से यहां तक है x1 है, ये जो यहां से यहां तक है x2 है, तो आप मुझे बताएंगे यहां से यहां तक कितना होगा, दिस डिफरेंस, दिस शुड बी x2 माइनस x1। ऑब्वियसली 3 है तो 2 है, 1 होगा। सिमिलरली अगर यहां से यहां तक y1 है और ये यहां से यहां तक y2 है, अगर यहां से अगर ये y1 है, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर लेंथ होती है, और ये y2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंशियल होगा, ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिफरेंशियल होगा y1 और y2 का डिफरेंस होगा वर्टिकली, बिकॉज ग्राफ जो है ये हमारे पास ऐसे यहाँ पे हम प्लॉटिंग करते हैं, चीज आपको पता है सब चीजें। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास हो गया y2 माइनस y1, ठीक है। इसको बहुत ही आप लॉजिकली समझिए, अब ज्यादा टेक्निकलिटीज में टर्म्स में मत जाइए। मैं कह रहा हूं कि मैंने x की वैल्यू पहले x1 थी फिर x2 कर दी, x1 पे मेरी वैल्यू y1 थी और x2 पे मेरी वैल्यू y2 हो गई। तो आप मुझे मेजर ऑफ स्टीपनेस बताया, तो आप कहेंगे कि मेरे पास चेंज कितनी हुई फंक्शन में, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस चीज को हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन ओवर x2 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन ओवर x1, बिल्कुल ठीक है। चेंज कितनी हुई डिवाइडेड बाय जो मैंने चेंज की किस में, जो इनपुट है। एक और तरीके से बताऊं, चेंज इन आउटपुट चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, ठीक है। ऐसे भी आप चीज को समझ गए, चेंज इन आउटपुट चेंज इन इनपुट। तो जब मैंने स्लोप निकाला, इसी सिमिलरली जब मैं यहाँ पे स्लोप निकालूंगा इसका सेम फॉर्मूला से, तो अगर आप ये चीज करेंगे ट्राई अपने पास एक पूरा ग्राफ पेपर लेके टू द स्केल प्लॉट करके, तो आप देखेंगे कि इसका स्लोप आपको ज्यादा आएगा, इसका स्लोप आपको कम आएगा। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली कि स्टीपनेस किसमें कितनी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ने डेवलप किया, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, कि हाउ डू वी कैलकुलेट चेंज और क्यों निकालते हैं। हम ये इससे देख पाते हैं कि अगर हमने इनपुट को कुछ डिग्री या कुछ यूनिट्स चेंज किया, उसके अगेंस्ट हमारा जो आउटपुट है कितना डिग्री चेंज हुआ या कितने यूनिट्स चेंज हुआ, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं टू फाइंड आउट द स्लोप और मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है हमारे पास लीनियर है, ठीक है, ये चीज आपको पता है लीनियर है। अब लीनियर के ग्राफ में क्या इशू है कि जो ये मेजर ऑफ स्लोप या स्टीपनेस है, इट इज सेम थ्रू आउट द ग्राफ या थ्रू आउट द फंक्शन है बोल सकता हूँ। ये जो ग्राफ है लीनियर, इसमें क्या चीज है, इसमें जो स्लोप यहाँ पे है वही स्लोप इधर भी है, वही स्लोप इधर भी, वही स्लोप इधर भी। मैंने वर्ड यूज किया स्लोप, हाइट ऑल्दो बढ़ रही है लेकिन स्लोप सेम आएगा।
स्लोप अगर आप कहीं भी निकालेंगे, गिवन जैसे मैंने आपको दिखाया, स्लोप आपका सेम आएगा, बिकॉज ये लीनियर है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि कैसे इक्वेशन का स्लोप निकालते हैं, ये देख लीजिए कैसे निकालते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर मेरा एक लीनियर ग्राफ है 3x प्लस 2y सपोज इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो हमने कहा था इसका इसका ग्राफ निकालना है, तो हम क्या करते थे इसको, 2x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल माइनस 3x प्लस 5, और फिर कहते थे y इज इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 5/2। इसके हम कहते थे कि स्लोप इसका -3/2 है। और जब स्लोप हम कहते हैं तो ये स्लोप इसका थ्रू आउट द लाइन सेम स्लोप होगा, बिकॉज ये ग्राफ लीनियर है मेरे पास। ठीक है, लीनियर का स्लोप सेम होता है। अब इस चीज को आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते जैसे हमने किया है, आप इस चीज को जैसे हमने दिखाया वैसे करिए कि आप पहले x की कोई वैल्यू पुट कीजिए, आप पहले x की कोई वैल्यू पुट कीजिए, सपोज आप वैल्यू पुट कीजिए 1, उस पर y की वैल्यू निकालिए, फिर x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, y की वैल्यू निकालिए, फिर चेंज इन आउटपुट चेंज इन इनपुट कर लीजिए, आप उसके थ्रू भी स्लोप तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा था अगर लीनियर इक्वेशंस का स्लोप सेम है, अब आप याद करिए वो चीज, इनका स्लोप अगर सेम है, इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप सेम है और जो कांस्टेंट है वो भी सेम है, तो इस केस में ये लाइंस कोइंसाइड करेगी, देयर वुड बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर स्लोप सेम है और कांस्टेंट्स लीनियर इक्वेशन के डिफरेंट है, तो हमने कहा था कि उस केस में देयर वुड बी पैरेलल एंड देयर वुड बी नो सॉल्यूशंस। और अगर स्लोप सेम नहीं है तो वो कहीं पे आगे दूसरे को कट करेंगे तो वहां पे सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, उस चीज को भी छोड़ देते हैं, हम वापस आते हैं अपने मैटर। ठीक है, तो हमारे लिए स्लोप निकालना बहुत आसान हो गया इस चीज का, हमारे लिए स्लोप निकालना बहुत आसान हो गया, बिकॉज हमें पता है कि आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो, आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो वो आपका स्लोप होगा, बिकॉज स्लोप आपका थ्रू आउट सेम रहेगा इस केस में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। जो फंक्शन है हमारे पास हमेशा लीनियर नहीं होगी, फंक्शन बहुत सारी शेप्स लेती है हमारे पास, फंक्शन कभी ऐसे होती है, ठीक है, फंक्शन कभी ऐसे होती है, फंक्शन कभी ऐसे होती है, हमारे पास बहुत सारे तरीके के फंक्शन है, ठीक है, या रिलेशन है। तो इसका मतलब अगर हम देखें जो लीनियर फंक्शन है और ये फंक्शन, इसमें क्या फर्क है, इन फंक्शंस में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो थ्रू आउट सेम नहीं है। ठीक है, आइए एक बार फिर से मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, लिमिट जितना सही से आपने समझोगे तो सही से आप इस चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक फंक्शन लेता हूं सपोज दिस, ठीक है, अब मैं ये किस चीज का फंक्शन है, कौन सी फंक्शन का ग्राफ है वो भी रहने देते हैं, ये एक फंक्शन है अभी एफ ऑफ एक्स, ये पता है आपको एक्स और वाई। ये चीज फिर से रिपीट नहीं करूंगा कि एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू जानेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये एक फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, अब इस फंक्शन में मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे चेंज बताओ, जो मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, या मेजर ऑफ स्टीपनेस बताओ किसी, या आप मुझे बताओ आप मुझे इस फंक्शन में मेजर ऑफ स्टीपनेस बताओ, स्लोप बताओ। अब आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि स्लोप आपको किस पॉइंट पे चाहिए। जब मैंने लीनियर का बोला था कि मुझे स्लोप निकालना, तब ये क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ था, जस्ट बिकॉज इसका स्लोप थ्रू आउट सेम है, स्लोप इज थ्रू आउट द ग्राफ, थ्रू आउट इक्वेशन, थ्रू आउट द फंक्शन, द स्लोप इज सेम। और जब हम निकालेंगे डिफरेंशियल इसका, तब मैं आपको बताऊंगा कि सेम क्यों है, बिकॉज डिफरेंशियल ऑफ एक्स आपको निकलता है बराबर 1 के। ठीक है, वो चीज हम देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी उसको रहने दीजिए। अच्छा, इस ग्राफ में क्या है, स्लोप थ्रू आउट सेम नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ऐसा बोलूं तो हर मोमेंट पे, हर यानी एक्स की हर वैल्यू पे मेरा स्लोप चेंज हो रहा है, बिकॉज ये फंक्शन चेंजिंग फंक्शन है। इसीलिए कैलकुलस मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स ऑफ चेंज व्हिच डील्स विद चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब ये फंक्शन मेरे पास आ गई, मैं इस फंक्शन में आपको बोल रहा हूं मुझे इसका स्लोप बता के दे दो, मुझे इसका स्लोप निकालना है। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा किस पॉइंट पे, तो मैंने कहा कि सपोज एक आर्बिट्री पॉइंट डालते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप मुझे फंक्शन का जो है
इस पॉइंट पे आप मुझे फंक्शन का ये बता के दो, आप मुझे फंक्शन की चेंज बता के दो। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन किया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे मैं फंक्शन की चेंज आपको बता के देनी है। अभी पॉइंट वाला कंसेप्ट क्यों आया? इसलिए आया बिकॉज इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो स्लोप है या जो मेजर ऑफ चेंज है वो हर जगह डिफरेंट है, यूनिफॉर्म नहीं है। लाइन के केस में हम जहां मर्जी निकाले वो हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे बताइए इस फंक्शन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो आपको पता है हाउ टू ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स, आप बोलेंगे ठीक है, तो आप बोलेंगे सिंपली ये तो x हो गया, x मान लीजिए, और ये हो गया f ऑफ x ऑब्वियसली, सपोज 1 और 1 पे जो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आप चेंज कैसे निकालेंगे? अब आप चेंज कैसे निकालेंगे? हम करेंगे काम जैसे हमने ऑलरेडी पहले मैंने आपको दिखाया था, इसीलिए मैंने आपको कराया था वो फॉलिंग स्टोन वाला मेथड, कि चेंज जब मैं निकालता हूं तो मुझे कोई दो पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तभी तो मैं चेंज निकाल सकता हूँ, एक पॉइंट पे तो नहीं निकाल सकता अभी की नॉलेज से, डिफरेंशियल के बाद निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे कहीं पे भी आर्बिट्रली कहीं पे भी एक पॉइंट फिक्स करूंगा से इधर। ठीक है, तो इसका मतलब पहले मैं x था, मैं फिर थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करूंगा। अब मैं इसको बोलूंगा x प्लस एच। तो h व्हाट डज h रिप्रेजेंट? चेंज इन x। खाली h मेरे पास है चेंज इन x। जब x था और मैंने h, तो मेरे पास डिस्टेंस कितनी है h। ठीक है, चेंज इन x, तो मैंने x को थोड़ा सा बढ़ाया, x प्लस एच। ऑल दो प्रैक्टिकली या कैलकुलस की नॉलेज में ये x रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, लेकिन अभी के लिए आप उसको मानिए एक सिग्निफिकेंट चेंज है। ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलस की तरफ आ रहे हैं। तो मैंने इसको x प्लस एच बढ़ाया। ठीक है, बिकॉज मुझे निकालनी क्या थी? मुझे निकालनी थी चेंज। ठीक है, ओके। तो जब मैंने x प्लस एच यहाँ पे वैल्यू डाला, अब यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू है क्या होगा आप मुझे बताएंगे? f ऑफ x प्लस एच। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज अगर मैं इसको इधर दिखाऊं आपको थोड़ा सा, इधर दिखा देता हूं। अगर मेरे पास ये 3 था और ये 4 था, ये ग्राफ ऐसे लीनियर नहीं है, 3 पे कुछ वैल्यू होगा इसका, सपोज 8, सपोज 8 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 2, 4 का सपोज यहाँ पे वैल्यू होगा 5। ठीक है, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि f ऑफ 3 मेरे पास 2 था, f ऑफ 4 मेरे पास 5 था। ठीक है, तो x पे f ऑफ x प्लस h पे f ऑफ x प्लस h। ठीक है, तो अब आप तो चेंज निकाल ही सकते हैं। व्हाट इज चेंज? जो मैं निकाल रहा स्लोप, एक्चुअल वर्ड स्लोप है, चेंज में हम ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, एक्चुअल वर्ड जो मैथमेटिकली स्लोप है। व्हाट इज स्लोप? आप बोलेंगे f ऑफ x प्लस h, यानी आउटपुट आफ्टर चेंज, ऐसे अगर मैं लिखना चाहूं, ये सब चीजें बाद में गायब हो जाती है अभी समझने के लिए। आउटपुट आफ्टर चेंज माइनस इनिशियल आउटपुट, सही बात है, इनिशियल आउटपुट डिवाइडेड बाय, अगर मैं एक्चुअल लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा इनिशियल, ठीक है, इनिशियल इनपुट माइनस ये है चेंज्ड इनपुट माइनस इनिशियल इनपुट, तो मेरे पास एच ही बचता है, इसको एच ही लिखते हैं, पूरा लिख लेते हैं, इसको पूरा लिख लेते हैं फिर अराइव करते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा नीचे कि मेरे पास जो सेकंड इनपुट था वो x प्लस एच था, और इनिशियली इनपुट मेरे पास x था, यानी चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट, यही कर रहा हूं। ये इधर देख लीजिए, आउटपुट और इनपुट तो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं फंक्शन के केस में। पहले मैंने x डाला तो मेरा आउटपुट क्या निकला? f ऑफ x प्लस एच। अब मैंने x प्लस एच डाला तो मेरा क्या निकला आउटपुट? सॉरी, f ऑफ x, f ऑफ x, और जब मैंने फिर चेंज किया इनपुट तो फिर निकला f ऑफ x प्लस एच।
तो अब जब मुझे चेंज स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फाइनल आउटपुट माइनस इनिशियल आउटपुट, फाइनल इनपुट माइनस इनिशियल इनपुट। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, सिंपल मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और ये करके मैं स्लोप निकाल लूंगा। ठीक है, ये मेरा स्लोप आ गया। बट मैंने ये करने के टाइम एक बहुत बड़ी गलती की जो आप लोगों ने अभी तक पकड़ लेनी चाहिए। वो गलती क्या की, गलती भी नहीं कह सकते, मैंने एक प्रिजम्पशन ली। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए एक पर्टिकुलर ड्रॉप के पॉइंट पे। याद होगा, कल के फिगर बनाता हूं, मैंने कहा था ये ए से बी तक जब आ रहा है, जब ये ए से बी पे आ रहा है ये स्टोन, मैंने कहा था एक पॉइंट पे इसको फ्रीज करो, इस पॉइंट पे इसको फ्रीज करो, मुझे यहाँ की स्पीड बता। जबकि हम क्या निकाल रहे थे, एवरेज स्पीड बिटवीन 2 पॉइंट्स। याद होगा, हम वही कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने ये सही से किया होगा, आप इसको पकड़ गए होंगे कि इशू क्या है। इशू ये है, मैंने जो ये स्लोप निकाला, ये स्लोप एट अ पॉइंट नहीं है, ये स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट्स है। ठीक है, तो मैं इसको कहूंगा मैंने जो निकाला स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मैंने निकाला स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट्स, बिटवीन द 2 पॉइंट्स जो मैंने निकाला। पर मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है स्लोप एट द पॉइंट। अब स्लोप एट द पॉइंट क्यों क्रूशियल है, बिकॉज स्लोप जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है इस ग्राफ में, इस फंक्शन में। अगर मैं एवरेज स्लोप निकालूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि यहां से यहां तक क्या चेंज है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे जो चेंज हो वही यहाँ पे भी हो। जस्ट लाइक कल के एग्जांपल की, अगर आप ए से बी पॉइंट तक ड्राइव करके जाते हो और बताते हैं कि मेरी एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप थ्रू आउट जर्नी 100 किलोमीटर चले, आप कहीं पे 120, कहीं पे 80, कहीं पे 100 चले। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे इस चेंजिंग ग्राफ का स्लोप निकाला, मुझे निकालना था किसी एक पॉइंट पे, बिकॉज मुझे पता है हर पॉइंट पे चेंज होता है। बट मैंने क्या किया, मैंने निकाला ये एक रेंज के अंदर, दो वैल्यूज के बीच में। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक मिस्टेक, कि मैं यहाँ पे एक रेंज पे वैल्यू निकाल रहा हूं, मुझे एक पॉइंट पे चाहिए। अब इस मिस्टेक को मैं आपको कहूंगा रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो मैं छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा कि रेलेवेंट है, उसको हम बोलते हैं सीकेंट लाइन और टेंजेंट लाइन। खैर वो अभी हम छोड़ देते हैं, वो अभी हम छोड़ देते हैं, या लास्ट में करवाएंगे, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है कितना कॉम्प्लिकेट करके आपके स्टेज पे कोई फायदा है। अगर हम इन दो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो सीकेंट लाइन बोलते हैं, खैर वो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, बोल के उसको आप रहने दीजिए। इन दो पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो सीकेंट लाइन बोलते हैं। खैर इतना ही है, इसको आपको नोट करने की या कहीं पे मेमोराइज करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, मैंने एवरेज चेंज निकाली, बट मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज। इसको हम मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज। यानी इस पॉइंट पे, जैसे मैं कल इंस्टेंट स्पीड बोला था, इंस्टेंटेनियस चेंज बोलेंगे, मुझे वो निकालनी है इस पॉइंट पे बस। ठीक है, अब अब मैंने अब जो मिस्टेक की, मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करूंगा बताइए। आपसे पूछे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे ये मिस्टेक जो है ये ठीक करनी है, मैं इसको कैसे रेक्टिफाई करूं। अपने साथ सोचिए क्या तरीका है इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का। ये तरीका है कि ये मैंने जो ये एच लिया, मैंने जो ये एच लिया, ये एच, इसको मैं श्रिंक करूंगा, इसको मैं कम करूंगा। कितना कम करूंगा, कि मैं चाहूंगा कि ये इस पॉइंट के क्लोज आ जाए। यानी अगर मैं इस ग्राफ को जूम करके दिखाऊं, मैंने निकाला अपने पास यहां से यहां तक का चेंज, एवरेज चेंज। बट अगर मैं ये पॉइंट यहां ना लेने के बजाय यहां लूं, अगर मैं इधर ये पॉइंट लूं, ठीक है, तो वुड माय कैलकुलेशन बी बेटर, वुड इट बी मोर एक्यूरेट? आंसर इज यस, इट वुड बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहां के बजाय यहां लूं, आंसर वुड बी मोर एक्यूरेट। और अब अगर मैं इसको यहां के बजाय यहां लूं, आंसर वुड बी मोर एक्यूरेट। तो जितना मैं इस एफ ऑफ एक्स के करीब आता जाऊंगा, इतना मेरा आंसर मोर एक्यूरेट होगा। दूसरे वर्ड्स में, जब इस ग्राफ को वापस टू स्केल ले जाऊंगा, आपको समझ आएगा। अब
आप समझ पा रहे हैं कि दूसरे केस में जितना मैं h को छोटा करूंगा, ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ h, ठीक है, ये चेंज, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ चेंज, स्लोप वुड बी मोर एक्यूरेट। सही बात है, क्योंकि मैं इस पॉइंट के क्लोज आ रहा हूं। तो अगर मैंने h यहां पे सपोज देखा 6 यूनिट, अब मैं h यहां पे लूं तब भी मुझे ये निकलेगा, तब भी इनपुट आउटपुट माइनस जो है h, लेकिन मेरा आंसर मोर एक्यूरेट होगा। अब मेरा आंसर अगर मुझे एक्यूरेट ना करने के बजाय मुझे आंसर एक्चुअल चाहिए, वो कैसे निकालेंगे? अपने साथ सोचेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो मुझे h को करना पड़ेगा 0, ठीक है। यहां पे आपका जो लिमिट्स वाला जो कंसेप्ट है वो यूज होगा। अगर मुझे, मैं कह रहा हूं कि मुझे मोर एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए, एक्चुअल आंसर बताइए कि इसका स्लोप इस पॉइंट पे क्या है, तो इसका मतलब मुझे h करना पड़ेगा 0। लेकिन जैसे ही मैं h को 0 करूंगा, जैसे ही मैं h को 0 करूंगा, तो नीचे देखिए ये तो स्लोप इनडिटरमिनेट हो जाएगा, इनडिटरमिनेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, निकलेगा f ऑफ x प्लस 0 माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h, ये हो गया f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h, वो हो गया 0 अपॉन 0, क्या हो गया इनडिटरमिनेट। तो इसका मतलब यहां पे मेरे रेस्क्यू के लिए आएगा लिमिट्स, ठीक है, यहां पे मेरे रेस्क्यू के लिए आएगा लिमिट्स। लिमिट्स कैसे आएगा? लिमिट्स मुझे बताएगा कि आप h को 0 मत करो, आप चाहते तो है h को 0 करना, आप h को 0 मत करो, आप h को बहुत ही छोटा सा वैल्यू दो, बहुत ही छोटा सा वैल्यू, जो कि f ऑफ x नहीं हो, f ऑफ x से जस्ट इस तरफ हो। वो छोटा वैल्यू क्या होता है वो मुझे कल बताओ, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, 0.000001 जितने मर्जी जीरोस लगाए। लेकिन उससे क्या होगा, उससे होगा कि आप इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस बहुत छोटे वैल्यू को रखना और उसके इर्द गिर्द वैल्यूज निकालना, इसको हमने क्या कर पड़ता है, लिमिट्स। तो अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चाहिए, इस पॉइंट पे ही चाहिए मुझे स्लोप एग्जैक्टली, मैं अगल बगल एवरेज स्लोप नहीं निकालना चाहता, मैं एक्चुअल इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा आपको कि आप इसी चीज को रीराइट करो इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स। कैसे करेंगे लिमिट्स? हम लिखेंगे लिमिट ऑफ, अब लिमिट आ गया ना, h टेंड्स टू 0, दिस स्मॉल चेंज टेंड्स टू 0, सेम वही चीज, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। अब h चूंकि 0 नहीं तो डिवीजन होगा, तो यही चीज मैं कहूंगा कि आप ये निकालो, आप इस चीज की लिमिटिंग वैल्यू निकालो। आप लिमिट निकालो किसका? चेंज इन, ऊपर क्या है, चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाई चेंज इन इनपुट, और h टेंड्स टू 0। जब h 0 की तरफ जाएगा तो ये दो पॉइंट कोइंसाइड हो जाएंगे, तो जो वैल्यू निकलेगा वो इस पॉइंट पे स्लोप होगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि यही चीज होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, और इसी चीज को बोलते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y अपॉन x। इसी को हम बोलते हैं f डैश x, निकालना फंक्शन का एट सम पॉइंट, क्योंकि मैंने x पे ही निकाला। या इसी चीज को हम बोलते हैं, अपने पास एक और तरीका लिखने का होता है, डिफरेंशियल ऑफ f ऑफ x ओवर x। यही चीज होती है, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये चीज को आप याद समझना है, आपने ये चीज को समझना है कि मैंने इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए था, इस एक पॉइंट पे चेंज चाहिए थी, तो अब मुझे पता है कि इसको अगर मैं 0 करूं तो वैल्यू नहीं निकलेगा। मैंने एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही स्लाइट चेंज अगर वहां पे किया, ठीक है, और मैंने देखा कि फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज हो गई, तो मैं इसको कहता हूं मेरे पास, ये मेरे पास इस पॉइंट पे स्लोप है और ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, और ये इसका ये। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं डेफिनेशन से कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, इट इज सिंपली चेंज, या चेंज से जो बेटर वर्ड है वो इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, और हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ y, ड्यू टू वेरी वेरी वेरी, ठीक है,
स्मॉल चेंज, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ एक्स। फंक्शन हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें रिकॉल हों, ठीक है। तो यही होता है मेरे पास, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस जो सारा है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस को, यानी प्रोसेस एफ ऑफ एक्स से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तक पहुंचने इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और इस चीज को हम बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। ये सारी टर्म्स आपने शायद सुनी हो, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, या इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी, बताया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और इसके डिनोट करने के तीन तरीके हैं। एक मैंने बता दिया आपको, मैं आपको सपोज कभी बोलूंगा फाइंड द dy by dx, ये भी तरीका है। फाइंड d ऑफ f ऑफ x अपॉन x, ठीक है। कभी बोलते हैं फाइंड, ठीक है, f कॉमा x, ऐसे भी लिखते हैं। तीनों चीजों से मेरा मतलब सेम निकालने, आपसे जो है सेम आपको मैं निकालने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप इसके मजीद डिस्कशन से चीजें कॉम्प्लिकेट ही होंगी। यहाँ पर आपने इसको समझ लिया होगा कि मैं क्या आपसे बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिटिंग वैल्यूज का यूजेज करके ये स्लोप निकालते हैं। अब मैंने सेकंड राइट वाला कॉन्सेप्ट छोड़ा था, मैं उसको बोलूंगा कि अब आप बोलेंगे कि कैसे। देखिए अभी कैसे आप मानेंगे कि इस पॉइंट पे यही स्लोप होगा। ये हमारा ग्राफ था, इनिशियल हमारा ये था कि मैंने ये और ये, ठीक है, यही था। अब अगर मैं आपको इनिशियली बताऊं मैंने क्या किया था, जो मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने इन दो लाइंस को कनेक्ट किया था, उसको हम सेकंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। मैंने इन दो लाइंस को किया था कनेक्ट, और फिर मैंने स्लोप ऐसे निकाला था, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यही किया था मैंने। फिर मैंने बोला नहीं, मैं तो गलत कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इस पॉइंट को सिर्फ क्लोज आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा तो ये ऐसे हो गया। फिर सेम चीज है ऐसे, जितना जितना ये पॉइंट से क्लोज आता जाएगा, ठीक है, उतना उतना ये लाइन, आप इस लाइन को आप देखिए, लाइन कम होती जाएगी। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आएगा इधर वेरी क्लोज या कोइंसाइड, तो अब ये लाइन मेरी बिल्कुल ही गायब हो गई, ठीक है। अब ये लाइन मेरी बिल्कुल ही गायब हो गई, बिकॉज मैं आप एक ही पॉइंट को क्या है लाइन से कनेक्ट नहीं कर सकता। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है टेंजेंट, ये शायद आपने ज्योमेट्री में पढ़ी होगी, एलिमेंट्री ज्योमेट्री में 10th तक। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो एक सर्कुलर सरफेस को एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं यहां से, ये मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, अभी लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसका तो स्लोप थ्रू आउट सेम होगा। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, जहां पे टच करेगी, इसको जस्ट टच करेगी, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो मेरे पास इस पॉइंट पे स्लोप होगा। यानी आई वुड से कि स्लोप ऑफ अ नॉन लीनियर फंक्शन क्या होता है, जो मैं अभी बताया, स्लोप ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन क्या होता है, स्लोप, नॉन लीनियर फंक्शन का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन है, जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप एट अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे। तो नॉन लीनियर फंक्शन का जो है हर पॉइंट पे अलग अलग, ठीक है, थोड़ा सा पॉज लिया था मैंने। तो अब अगर मैं आपको जो फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स है वो ये है कि अगर मेरे पास एक ऐसी फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन आपको हमेशा लीनियर नहीं आएंगे, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बहुत टाइप की फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आपके सिलेबस में नहीं है, बहुत सारे टाइप्स की फंक्शंस आपको मिलेंगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिलेबस में है वो मिलेंगी, ठीक है। फंक्शंस हमेशा तो ऐसे नहीं होंगे, आपको ax प्लस बी, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो ये सारी आपके सिलेबस में भी उन्होंने डाली हुई है। तो इन फंक्शंस के भी अपने क्या बोलते हैं स्लोप्स होंगे, बिकॉज ये लीनियर नहीं है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जहां पे आपको चाहिए, अगर वहां पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है,
उसका जो स्लोप होगा वो इस पर्टिकुलर फंक्शन का स्लोप होगा, और इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, इस स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, इसके बियॉन्ड इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे। अब हम सीधे आएंगे कुछ जो स्टैंडर्ड हमारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है उनकी तरफ आएंगे। ठीक है, और जो मैंने पूरे प्रोसेस आपको बताया उसको डिफरेंशिएशन प्रोसेस बोलते हैं, और इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बिकॉज ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यही प्रिंसिपल है। बाकी आप हायर मेथड में कितने कितने भी डिफरेंशियल स्टैंडर्ड फार्मूलाज बनाए, डिराइव करे, वो करे, ये करे, ये जो हमने पढ़ा ये बैकग्राउंड है, ये इसीलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इस चीज को जो हमने पढ़ा। चलिए अब हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएटिंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में कुछ स्टैंडर्ड। तीन मैं आपको आज करवाऊंगा, बिकॉज आज आपने कॉन्सेप्ट ही पढ़ा, कल मैं आपको बाकी सब लिखवा दूंगा। एक हम करेंगे 3 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स मैं लिखूंगा शॉर्ट में, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव्स लिखूंगा, और यहां से मैं लिखवाऊंगा आपको, हाँ बहुत बेसिक चीजें लिखवा रहा हूं, तो आप इसमें कोई मेरे साथ फॉलो करेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। ठीक है, पर यूज हम करेंगे अभी अभी के लिए हम यूज करेंगे जस्ट डिफरेंशिएटिंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, अभी तक हमने लॉजिकली समझा वो बताइए, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। छोड़ दीजिए ये सब, आप बस लॉजिकली बताइए, जो हमने पढ़ा वो छोड़िए, फिर वापस आऊंगा क्योंकि पहला मेरा वही डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट लिखते कैसे, ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन है मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या जैसे मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है, चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट फंक्शन आपने की हुई है। ठीक है, मेरे पास y नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पता था x और y, x की वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू आएगी, बट मेरे पास कभी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होती है, कांस्टेंट फंक्शन जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी ड्यू टू एनी वैल्यू ऑफ x। बेसिकली ये बताता हूं, नहीं ऐसे होती है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कि आप x को कुछ भी डालो आपको c ही आएगा। खैर, अब मैं आपको एक बार इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, शायद आपको बेटर वे में समझ आए इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए गिवन दिस कॉन्सेप्ट। x इज इक्वल 3, आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ये हो गया x इज इक्वल 3, ये हो गया f ऑफ x इज इक्वल 3, ऐसे मान लीजिए ये वाला फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल 3। यानी अगर आप अगर आप इस केस में जो मेरे पास y की वैल्यू है हमेशा 3 ही रहेगी। ठीक है, एक ये है, और एक और ऐसे है, ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये एक और तरीका है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे x इन्फिनिटली मेरी वैल्यूज ले सकता है, लेकिन y यहाँ पे मेरे पास x कोई भी वैल्यू ले सकता है, y लेकिन मेरे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे x मेरे पास कांस्टेंट है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे x कांस्टेंट है, यहाँ पे मेरे पास y कांस्टेंट है। ठीक है, बाकी इस केस में y को भी वैल्यू ले सकता है, इस केस में x को भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, चाहे ये हो या ये हो। अब आपके माइंड में पहला क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है चेंज ड्यू टू स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस केस में देखिए, क्या मेरे पास जो आउटपुट है वो दोनों केस में चेंज हो रहा है, देयर इज नो चेंज, लॉजिकली देखिए देयर इज नो चेंज इन आउटपुट, देयर इज नो चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में तो कोई भी चेंज नहीं है।
तो इसका मतलब मेरे पास इसका डेरिवेटिव होगा 0, बिकॉज देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर। मैं कुछ भी करूं इनपुट के साथ, आउटपुट मेरा एज इट इज है। तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। ठीक है, ये हो गया ग्राफिकली। अगर मैं यहाँ पे देखूं, आपके साथ मैंने ये डिस्कस किया थ्रू लॉजिक। अब इसको मैं क्या प्रूव कर सकता हूं? हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू c। फंक्शन यही है मेरे पास। अब इसको डिफरेंशिएट करिए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे करते? लिमिट, सीखा है आपने, लिमिट h टेंड्स टू 0। पहला क्या हो गया, f ऑफ x प्लस h, ठीक है, माइनस f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x प्लस h। अगर आप f ऑफ x प्लस h भी डालेंगे, माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। अब मुझे बताइए, इस फंक्शन में आप x डालो, x प्लस h डालो, कुछ भी डालो, इस फंक्शन की वैल्यू क्या निकलेगी? कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय h व्हिच इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, ग्राफिकली आपने देखा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो 0 है। तो बेसिकली अगर मैं आप ये सब लिमिट्स वाला फंडा छोड़, मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज 0। ये मेरे पास पहला स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा दूसरा हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो होता है x रेज पावर n। ठीक है, यानी x, x स्क्वायर, x3 एंड सो ऑन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब इन केस में हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ये स्टैंडर्ड है और ये इसके, अगर हम देखेंगे फिर इसके ये डिफरेंट वेरिएंट्स। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट से किया, हमने कांस्टेंट किया, इसका कोई वे नहीं था, यानी हम कांस्टेंट को लिख सकते हैं cx0 भी। ठीक है, अब हम x1 से शुरू करेंगे, x2, फिर देखेंगे कहां तक जा पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम x1 से देखेंगे, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, आपने तो खुद समझना, f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, फाइन। अब मुझे बताइए कि इस फंक्शन को हम कैसे अपने पास करेंगे, इस फंक्शन को हम कैसे अपने पास करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, लॉजिकली करेंगे तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पे अब आप वैसे करना चाहते हैं 1 1 2 2 3 3 इसके बनेंगे पॉइंट्स, उनको ग्राफ करके कर लीजिए, लेकिन हम करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम कहेंगे कि लिमिट लेनी है h टेंड्स टू 0। पहले आप निकालो फंक्शन ओवर x प्लस h माइनस फंक्शन ओवर x डिवाइडेड बाय h, यही कहेंगे। अब आप मुझसे कहेंगे व्हाट इज f ऑफ x प्लस h, यानी इस फंक्शन में x की जगह x प्लस h पुट करना। ये चीज आपने याद रखनी है। f ऑफ 2 बोलते हैं तो हम कहते हैं इस फंक्शन में जहां जितने भी x देखोगे 2 पुट करो, तो यहाँ पे डालो x प्लस h। अब फंक्शन हट जाएगा, बिकॉज अभी मैंने फंक्शन को सॉल्व किया, जैसे f ऑफ 2 करते हैं वैसे x प्लस h माइनस, ये तो x ही है, डिवाइडेड बाय h, h अपॉन h इज इक्वल टू 1 विच इज क्वाइट लॉजिकल। तो मैं आपको इसमें बोलना चाहता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ, हम अभी xn पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, x मतलब ये फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन है मेरी x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और लॉजिकल भी है। अगर आपसे ग्राफ बनाए कैसे बनेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, स्लोप इसका होगा 1, यानी जो रेट ऑफ चेंज है वो 1 होगा। और ये लीनियर है तो हर पॉइंट पे ही होगा, बिकॉज इट इज अ लीनियर, हर पॉइंट पे यही होगा, हर पॉइंट पे यही होगा, लीनियर है अपने पास। ठीक है, हो गया ये पहला। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1। अब हम आते हैं x स्क्वायर की तरफ। ठीक है, तरीका वही है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h।
व्हाट इज माय फंक्शन एक्स स्क्वायर। तरीका क्या है कि जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे ये वैल्यू पुट करो, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। ये हो गया x प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं, माइनस एफ ऑफ एक्स दैट्स एक्स स्क्वायर ओनली डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। मेरे पास लिमिट को बोलना नहीं है, हम लिमिटिंग वैल्यू ही निकाल रहे हैं बिकॉज एच मेरे पास स्मॉल चेंज है। तो ये इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, ठीक निकाल रहा हूं। हमेशा मेरा हायर ऑर्डर जो कि है वो कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास निकलेगा एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन एच। अब h जीरो नहीं है, h टेंड्स टू जीरो है तो मैं h को कॉमन ले सकता हूं, h प्लस 2x डिवाइडेड बाय h, h और h कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ गया h प्लस 2x। अब यहाँ पे मैं लिमिट यूज कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, h को जीरो पुट कीजिए बिकॉज h टेंड्स टू जीरो, 2x, तो मेरे पास ये क्या आ गया 2x। तो अब मैंने कल भी कहा था मैथमेटिक्स इज अबाउट पैटर्न। अब यहाँ पे कोई पैटर्न निकाल पा रहे हैं? अब यहाँ पे कोई पैटर्न निकाल पा रहे हैं? एक पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ, एक्स क्यूब के बाद ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। c बेसिकली है सी एक्स जीरो इज इक्वल, ये जीरो आगे, ठीक है, x वन, ये वन आगे और x जीरो, x टू, ये टू आगे और x टू माइनस वन विच इज वन। तो इसके हिसाब से अगर मैं x क्यूब डालूं तो मेरे पास 3 आगे और x स्क्वायर होना चाहिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। लेट अस ट्राई एंड सी कि यार ये पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, अब मेरे पास फंक्शन जो है एक्स क्यूब है, अब मुझे बोलता है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो, सेम चीज करेंगे, डिफरेंस आगे चल के हम इसको छोड़ देंगे, अभी जस्ट आपको बेसिकली इसको कंसेप्चुअली बिल्डअप हो जाए इसलिए हम करवा रहे हैं। लिमिट ऑफ चेंज टेंड्स टू जीरो, x प्लस एच f of x plus h minus f of x over h। यही है मेरे पास। अब मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय h। एज एक्सपेक्टेड हायर ऑर्डर वैल्यूज वुड कैंसिल, ठीक है। अब मेरे पास h कॉमन हो सकता है बिकॉज h जीरो नहीं है, जीरो के पास जा रहा है, तो ये आएगा h स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर, राइट, 3x स्क्वायर प्लस 3x और h डिवाइडेड बाय h, ये और ये गया। अब आप h की जगह जीरो पुट कर सकते हैं बिकॉज h इज वेरी क्लोजर टू जीरो, तो ये हो गया जीरो प्लस 3x स्क्वायर प्लस जीरो, और अगर मैं आपको बताऊं मेरे पास ये 3x स्क्वायर ही आया, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूं x 4, आप बोलेंगे 4x क्यूब, x रेज पावर 5, आप बोलेंगे 5x4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरा दूसरा जो है डेरिवेटिव वो मैंने एस्टेब्लिश कर लिया, वो मैं आपके साथ लिखता हूँ। पहला मैंने क्या बोला, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब दूसरा मैंने क्या बोला था, एक्स एन, ये बोला था। तो इसमें मेरे पास क्या सोल्यूशन आएगा, ये n सामने आ जाता है, मैंने भी दिखाया आपको n, और ये मेरे पास एक वैल्यू कम हो जाती है एक्स एन माइनस वन, बिकॉज जब भी अगर आप लॉजिकली देखें, जब भी मैं इसको करता हूँ, सॉल्व करता हूँ लिमिट्स को, तो मेरा जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाता है बिकॉज मैं निकाल रहा हूँ ना चेंज,
कि इनिशियल आउटपुट क्या था, उसके बाद आउटपुट क्या था। जब मैं इनको माइनस करता हूँ तो हायर ऑर्डर मेरे जो कोएफिशिएंट्स है वो लेस हो जाते हैं, इसलिए मेरा एक कोएफिशिएंट में कम हो जाता है, जैसे हमने किया। आप इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करेंगे तब हम ये थ्रू आउट कंटिन्यू होती रहेगी। तो इसलिए मेरा ठीक है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और इस पे बहुत सारा जो मटेरियल है इसी पे आपको मिलेगा। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और जो xn है उसका डेरिवेटिव मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। ठीक है, एक थर्ड है, हालांकि वो थर्ड इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इसी से आप निकाल सकते हैं, वो है रूट ऑफ x, इसका डेरिवेटिव, और आप इसको बोल सकते हैं x1/2। अब इसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से तो कर सकते हैं, लेकिन अब हम नहीं करेंगे, हमारे पास अब पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास बन गई है, अब हम इसको डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करेंगे। बट बैकग्राउंड में वही चीज हो रही है जो चीज मैं आपको बताई। तो ये मेरे पास किसके बराबर निकलेगा, 1/2 सामने आएगा, और ये x 1/2 minus 1 which is x minus 1/2 which is 1/2 root x। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया इसका डेरिवेटिव। मैं कहता 3 ही करेंगे तो 3 ही करके छोड़ देते, बाकी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कल करते। मेन हमारा आज बैकग्राउंड वाला सिस्टम था कि बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, हमारे पास और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जो कल करेंगे, हमारे पास और लॉज है जो कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, आज आपके लिए इतना बहुत है। मैं इसमें बस 3 जो छोटे छोटे लॉज है वो बता देता हूँ कि अगर आपको बोला जाए ऐसे a प्लस बी प्लस सी, और ये फंक्शन होती है, इनका डेरिवेटिव ढूंढो, तो आप सिंपली इनको करेंगे डेरिवेटिव ऑफ a, डेरिवेटिव ऑफ b, डेरिवेटिव ऑफ c। ये कोई इशू नहीं है। सपोज मैं आपको इसी एग्जांपल में बोलूं, आप निकालो, नहीं अभी तो ये नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या बोलोगे, इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर इसका, और इसका होगा प्लस 2x। ठीक है, अंडरस्टूड है। मैं आपको बोलूं x4 प्लस कॉन्स्टेंट से 5 का डेरिवेटिव निकालो, इसका 0 है तो 0 ही रहेगा, इसका 3x क्यूब आप बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला। और ये प्लस प्लस माइनस होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, प्लस मेरे पास प्लस माइनस होता है। ठीक है, हो गया ये। इसके अलावा ये दो जो मैंने बताया था, ये लॉज हो गया। इसके अलावा एक कांस्टेंट वाला पार्ट है। सपोज मैंने आपको यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा, मैं आपको बोलूंगा 2x क्यूब, 2x क्यूब। ठीक है, अब इसका आप डेरिवेटिव निकालो, इस चीज का आप डेरिवेटिव निकालो 2x क्यूब का। तो आप कहेंगे कि x क्यूब का तो मेरे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट अवेलेबल है, मुझे पता है x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, तो मुझे पता है, तो मैंने अभी देखा हुआ है। बट इस 2 का क्या करूं आगे, तो यहाँ पे आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ काम आएगा। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अगर मेरे पास d/dx है एक कांस्टेंट और फंक्शन का, तो आप इस कांस्टेंट को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रीजन भी मैंने कोई पहले भी चीज समझाई होगी, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट को, मल्टीप्लाई करते हैं समझ लीजिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट उसकी स्केल को एनलार्ज करता हूँ। कॉन्सेप्ट सारे वही है, मैं स्केल को एनलार्ज कर रहा हूँ, दुगना कर रहा हूँ, मैं एक्स क्यूब को दुगना कर रहा हूँ। तो एक्स क्यूब बिहेव करेगा एज एक्स क्यूब ओनली, उसका बिहेवियर जो ग्राफिकली एक्स क्यूब ही होगा, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी उसको मुझे दुगना करना है, तो मैं इस दुगने वाले एलिमेंट को बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, और बाकी मैं आराम से अपना डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे इस टर्म का डेरिवेटिव निकालना है तो मैं इसमें पैनिक नहीं करूंगा, मैं इस 2 को सेपरेट निकालूंगा और ये जो इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। अब मुझे पता चला डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव हो गया इसका 6x स्क्वायर। ठीक है, तो इतना करके आज इसको वाइंड अप कर लेते हैं। कल जो हमारा रहेगा, कल हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। इसमें पहले लिखवा देता हूँ कल हमारा क्या रहेगा इसमें एजेंडा। आज के टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज ये आपका फाउंडिंग ब्लॉक है। आगे से हमें जस्ट क्वेश्चंस करने और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ने हैं, और हम हर चीज किसी चीज का प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हमने बेसिक ग्राउंड वर्क इसमें कर लिया। अब आगे कुछ टर्म्स आएंगी, लॉग ऑफ ए ई, वो मैं तब एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब हम हर चीज का प्रूफ यहाँ से आगे नहीं करेंगे, बिकॉज वो कम्बरसम होगा और वो इनकन्वीनियंट होगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर सिलेबस एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपका जो कंटेंट है 3-4 मार्क्स का, उसके लिए हम 10 या 12 लेक्चर्स नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए मुझे इतना प्रूफ्स वगैरह, इतना आपको बैकग्राउंड वर्क बता के आगे मुझे आपको ले जाना है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हमारी है। आपके सिलेबस में कोई 5 या 6 ही है या 7-8 है, मैं देख लूंगा कितनी है बुक में, तो वो आपको नोट करवाएंगे
और उसके साथ फिर जो लॉज मैंने छोड़ दिया प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट, मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मल्टीप्लिकेशन करवाया, 2 लॉज बचे हैं वो करवाता हूँ। तो मैं आपको लिखवाता हूँ हमारा नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में एक हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, इन 3 के अलावा, जो 3 हमने पढ़े इसके अलावा, और हम सम मोर लॉज, अभी हमने सारे लॉज नहीं पढ़े, सम मोर लॉज पढ़ेंगे, अभी हमने बस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, और हम करेंगे फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टारगेट। मुझे लग रहा है कि अभी इसके बाद एक और या 2 1.5 लेक्चर इसके बाद और लग सकता है, बिकॉज अभी मुझे जो 2 लेक्चर जस्ट फाउंडेशन के लिए लगे, अब बेसिकली हम क्वेश्चंस करेंगे। ये 2 लेक्चर्स का देखिए कंटेंट इसमें 2 ढाई घंटे का है, लेकिन अगर आप देखिए फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इस 2 घंटे का कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ये 2 घंटे बहुत सिग्निफिकेंट थे। अब आप इस चीज को एटलीस्ट समझ पाएंगे कि क्या है, और जब हम एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आएंगे, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स पे, तब आप अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे लिए क्यों ये सिग्निफिकेंट था और क्यों हमारे सिलेबस में ये चीज है। एट फर्स्ट इंस्टेंस उन्हें रखा क्यों हमारे सिलेबस में ये चीज, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्योरली बुक से करेंगे चीजें, और हम क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे, बिकॉज हमने अभी कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए इस चैप्टर पे, ना हमने देखा कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।